बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 12.4 कर रहे थे, इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो ये एक कंडीशन लिखी हुई है कि जो टेस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं तो ये भी इंडिपेंडेंट हैं। फिर 7 पे आ जाएं, ये भी इंडिपेंडेंट है। 8 पे आ जाएं तो यहाँ पर उन्होंने सच इसकी डिपेंडेंसी का कोई जिक्र नहीं किया। 9th पर आ जाएं तो 9th में भी इंडिपेंडेंट की कंडीशन दी हुई है। और अगर आप 10 क्वेश्चन को देखेंगे तो 10 क्वेश्चन में भी इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको पहले ये समझना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं, और फिर आप जो है इन प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ आएंगे। तो पहले हम बुक से इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको देख लेते हैं, और फिर इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और मैं साथ आपको मज़ीद कुछ एग्जांपल्स भी कोट करूँगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या है इन केसेस में, या प्रोबेबिलिटी में हम उन्हें किस तरह डील करते हैं। अच्छा, ये पहला इंस्टेंस है पेज नंबर 267 पर, जहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट की या इंडिपेंडेंस की पहली दफ़ा बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी कंबाइंड इवेंट्स की हमेशा डिपेंड करेगी कि वेदर जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो हमें यहाँ से 3 टर्म्स का पता चला, जिनमें पहली इंडिपेंडेंट है, दूसरी डिपेंडेंट और तीसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब होते हैं कि जब दूसरे इवेंट का, यानी जिस इवेंट में आप इंटरेस्टेड हैं वो किसी पिछले इवेंट पर डिपेंड ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर 2 कलर्स रखता हूँ, और इसमें जब पहली दफ़ा आप ये कलर्स उठाएंगे तो इनमें इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस है कि ये दोनों कलर के आने के चांसेस एक जितने होंगे, आंखें बंद करके अगर उठाया जाए और दोनों सेम फॉर्मेशन की हो या उनका डिज़ाइन सेम हो तो एक जितने चांसेस हैं। आपने एक दफ़ा इसे ड्रॉ कर लिया। अब जब सेकंड दफ़ा ड्रॉ करेंगे तो आप इस वाले को वापस रखेंगे और फिर इसकी ड्राइंग की जाएगी। इस तरह के केसेस में जब आप सेकंड ड्राइंग से पहले अपनी सैम्पल स्पेस को वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आएं, इसको हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और डिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा नहीं होता। उसमें ये होगा कि आपने एक दफ़ा जो ड्राइंग कर ली उसे निकाल कर बाहर रख देना है, और जब सेकंड दफ़ा ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपकी सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो चुकी होगी। और फिर तीसरे पर आ जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक इवेंट आ जाए तो दूसरा आ ना सके। जैसे अगर आप एक कॉइन की बात करते हैं तो इवन नंबर अपीयर होना या ऑड नंबर अपीयर होना, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, क्योंकि अगर एक हो जाए तो दूसरा हो नहीं सकता। अब यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस जो लिखी हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और आपने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसको हम P ऑफ A एंड B कहेंगे। इंग्लिश में अगर डिस्क्रिप्शन में एंड आ रहा है तो आप इसको ट्रांसलेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिखा जाता है। और ये कब होगा? जब इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब आगे चलें तो दूसरी डेफिनेशन आ जाती है डिपेंडेंट इवेंट्स की। डिपेंडेंट इवेंट्स जब होंगे तो फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है A एंड B वो ट्रांसलेट होगी P ऑफ A एंड P ऑफ B गिवन A। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये गिवन का सिंबल है, और ये P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर नहीं होगी जब आपके इवेंट्स डिपेंडेंट हैं। और थर्ड फॉर्म जो है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसमें अगर आप सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के बराबर होगा जो आपका एक कंबाइंड इवेंट बनता है। इसकी भी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो मैं आपको बुक से ही लिखा जाता है कि P ऑफ A और P, और इसमें और को हम ट्रांसलेट करते हैं प्लस में, एडिशन में, और इस तरह आप ये 3 केसेस में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नीचे उन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, P ऑफ A एंड B, P ऑफ A गिवन B को भी डिफाइन किया हुआ है मैथमेटिकली कि P ऑफ A एंड B गिवन दैट P ऑफ B के बराबर या डिवाइडेड बाय P ऑफ B के बराबर आएगा। ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो इनको इन डिटेल देख लेंगे हम।
फ़िलहाल जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और हमें क्या कहा जा रहा है यहाँ से पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ डिजीज़ विद टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेशेंट है वो दोनों टेस्ट में, यानी टेस्ट ए और टेस्ट बी में, दोनों में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। गिवन दैट कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग है पॉजिटिव विद टेस्ट ए वो 0.3 के बराबर है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग है विद टेस्ट बी वो 0.4 के बराबर है। और ये बताया जा रहा है कि आपके जो टेस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ना लिखा होता तो हम गिवन या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाते। अब क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, हम यहाँ से गिवन डेटा नोट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव with test A is P of A and probability of testing positive with test B is P of B। तो हम आगे मज़ीद चलते हैं। तो यहाँ पर P of A से पॉजिटिव आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है 0.3। तो यहाँ पर आपने 0.3 लिख देना है और ये सवाल में गिवन था तो यहाँ पर गिवन मेंशन कर देंगे। ये यहाँ से गिवन हटा के यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग डालना है और इधर आ जाएं तो यहाँ से P of B भी सवाल में दी हुई है 0.4 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4 और ये भी आपको सवाल में ही गिवन है। और अब हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव, टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। इसके लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और मैंने आपको बताया था कि जब आप ए एंड बी को इंग्लिश में ए एंड डी एंड लिखा हो, इसको जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं कि पी ऑफ ए एंड बी की जगह इंटरसेक्शन बी आ जाता है और इंटरसेक्शन जो है इंडिपेंडेंट के केस में बराबर आता है पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी के। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। पी ऑफ ए की वैल्यू की क्या थी, गिवन में लिखा हुआ है वो देखिएगा 0.3, तो यहाँ पर 0.3 आ जाएगा। और पी ऑफ बी 0.4 है तो यहाँ पर 0.4 लिख देंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1.2 आ जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू है कि यहाँ पर जो सवाल है उसमें एंड था और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बल्कि 3 × 4 करें तो ये आ जाता है 0.12, सॉरी, तो ये 0.12 आ जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन है। और अगर हम अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलें तो उसमें उन्होंने हमें क्या कहा हुआ था, अगर आप यहाँ से देखेंगे कि हमने दोनों में से किसी एक के साथ अगर निकालनी है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव, इसको मैं यहाँ से काट के 0.12 ऐसे लिख देता हूँ, टेस्टिंग पॉजिटिव विद टेस्ट ए और टेस्ट बी। इसको हम यूँ लिखेंगे पी ऑफ ए और बी, और की जगह पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी आ जाएगा।
और पी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 है, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.4 है, ये बन जाता है 0.7। और ये आपका एक्चुअल आंसर है जो कि बुक के ऊपर सवाल के मुताबिक है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इधर या और नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर एंड की जगह पे और मौजूद है। ये जो एंड वाला है ये आपके लिए SLO बेस क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये SLO बेस में लिख दें। इतना पोर्शन जो है ये SLO में आएगा कि जब एंड लिखा होगा इस तरह निकाला जाएगा प्रोबेबिलिटी को, और जब और लिखा होगा तो हमने इस पूरा प्रोसेस करके इसको सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। तो इसका आंसर जो है वो 0.7 आ जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर जॉब ए और जॉब बी। तो आपने इसको यहीं पर आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये इंडिपेंडेंस में एंड वाली कंडीशन पर आएगा या और वाली कंडीशन पर आएगा। और इसके लिए जब आप सवाल को देखेंगे वहीं पर थोड़ी सी वर्किंग कर लें। ये मैंने आपको बताया था कि और को हम ट्रांसलेट करते हैं यूनियन में, और यूनियन का मतलब होता है कि आपने इनको प्लस करना है अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो इसमें हमें दो प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, एक तो जॉब ए हासिल करने की जो कि 0.5 है, और जॉब बी हासिल करने की जो कि 0.4 है। अब हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, आपने लेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ए इज P ऑफ ए, और इसकी वैल्यू जो सवाल में दी हुई है वो दी हुई है 0.5। और इसी तरह हम निकालेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब बी इज P ऑफ बी, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.4 की। और अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर जॉब ए और जॉब बी, यानी दोनों जो जॉब्स हैं उनको हासिल करने, किसी एक को हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। और वो हम यूँ लिखेंगे, इस P ऑफ ए और B, और को ट्रांसलेट करते हैं यूनियन में, तो ये P ऑफ ए यूनियन P ऑफ B आ जाएगा। और जब यूनियन होता है तो आप इन दोनों को अलग अलग ऐड कर देते हैं, इस तरीके से P ऑफ B आ जाएगा। P ऑफ ए की वैल्यू है 0.5 और P ऑफ B की वैल्यू है 0.4। इन्हें जब ऐड कर लें तो 0.9 आएगा। इसी को अगर आपने डेसिमल में लिखना है तो ये 9/10 आएगा, और अगर इसी को परसेंटेज में लिखना है तो 90% आ जाता है। और ये है आपके पास आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और आंसर को हाईलाइट करना मत भूलिएगा, इसके लिए आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पे कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आ जाए। तो ये 0.9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये थोड़ी देर स्टिल रखूँगा इमेज और फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इधर वोल्वो बस और बेडफोर्ड बस, ये कंपनीज है बस की, और ये ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से एक बस पे बैठकर वर्क पर जाएंगे। गिवन दैट कि प्रोबेबिलिटी वोल्वो बस लेने की या वोल्वो बस पे जाने की 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी कि आप बेडफोर्ड बस पे जाएंगे ये है 1/3। और मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि ये बसेस जो हैं इनको इंडिपेंडेंटली चूज़ किया जाएगा। और जब इंडिपेंडेंट होता है तो हम उसी तरह सारी वर्किंग करेंगे। पहले तो है, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वोल्वो बस टू वर्क इज P of V,
ये किसके बराबर दी हुई है उन्होंने 1/2 के, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग Bedford bus to work is P of B, ये बराबर दी हुई है 1/3 के। और अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ईदर वॉल्वो और Bedford bus to work is P of V और B। और को हम यूनियन में लिखेंगे, ये यूनियन आ जाएगा और B, और फिर यूनियन की जगह आपने P of V प्लस P of B लिख देना है। P of V की वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है 1/3। इन दोनों का एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, यानी आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6। अब बुक के एंड में जो आंसर्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम इसे इसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करके लिखना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका कि आप कैलकुलेटर से इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर उसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में। थैंक यू सो मच। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर टीम सुदेसी और टीम हुज़ैफी विनिंग द कप। तो और के लिए पहले भी 2 सवाल हम कर चुके, इनफैक्ट 3 कर चुके, तो ये यूनियन आता है, यूनियन की जगह ऐड किया जाता है। तो अगर हम स्वदेशी विनिंग को एस से डिनोट करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी 12/27 दी हुई है, और हुज़ैफी को अगर 13/27 कहेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसमें एक और कंडीशन दी हुई है कि ये इंडिपेंडेंटली प्ले कर रहे हैं। तो इसके लिए भी जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ चलेंगे, बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ चलेंगे और सॉल्व करते हैं। हम पहले लेट करेंगे, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम सुदेसी विनिंग इज P ऑफ S, जो कि हमें उन्होंने सवाल में दिया हुआ है किसके बराबर, सवाल में उन्होंने हमें ये दिया हुआ है 12/27 के बराबर। और दूसरी चीज जो बताई गई हुई है वो है P प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम हुज़ैफी winning is P of H, और ये है 13/27। और अब हमने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सवाल में है वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर टीम सुदेसी और टीम हुज़ैफी wins is प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदेसी और हुज़ैफी, और की जगह आ जाएगा यूनियन, यूनियन को हम एडिशन में ले जाएंगे और अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सुदेसी की थी 12/27 और हुज़ैफे की है 13/27। इनको अगर आप ऐड कर लें तो 15/27 आएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी है सुदेसी और हुज़ैफी के विनिंग की। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसको भी नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे।
अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है और इसमें हम क्या करेंगे, अबायास की एक कंपनी है एच, ये पार्टी अबायास जो है वो प्रोड्यूस करती है और इसकी जो प्रोडक्ट है उसमें कलर्ड डैमेज यानी कलर शेड का फ़र्क आने की वजह से जो डैमेज है उसके चांसेस हैं 0.1। और स्टिचिंग, ये स्विचिंग लिखा हुआ है गलती से, तो ये स्टिचिंग की गलती होगी, इसके चांसेस हैं 0.2। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो प्रोडक्ट है उसमें या तो कलर का डैमेज है या फिर बैड स्टिचिंग है। तो इसकी बेसिस पर अब हम ये क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निक चेंज है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हम पहले तो लेट करेंगे उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर डैमेज इज P ऑफ C और इसकी वैल्यू जो दी हुई है सवाल में वो 0.1 है। और यहाँ पर आपको एक और कॉम्प्लीमेंटेशन का लॉ बताता हूँ कि अगर किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ C से डिनोट कर रहे हैं तो इसकी एक कॉम्प्लीमेंट भी प्रोबेबिलिटी बनती है जो कि C कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं और ये बराबर होती है 1 माइनस P ऑफ ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से ये 1 माइनस 0.1 आ जाएगा और ये बनता है 0.9। ये P ऑफ C बेसिकली क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कलर डैमेज, के कलर डैमेज नहीं होगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये वैल्यूज़ आपके साथ मिक्स ना हो, आपको तंग ना करें। और इसी तरीके से अब हम लिखेंगे दूसरी प्रोबेबिलिटी जो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिचिंग डैमेज इज P ऑफ S और ये दी हुई 0.2 के बराबर। यहाँ से भी कॉम्प्लीमेंटेशन पे P ऑफ नो स्टिचिंग डैमेज आ जाएगा जो कि 1 ऑफ PS के बराबर है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस 0.2 आएगा और ये बनता है 0.8 के बराबर। यहाँ पर इंग्लिश में लिख दें कि ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ नो स्टिचिंग डैमेज, कि अगर स्टिचिंग से डैमेज नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.8 आती है। अब हम आगे चलेंगे और ये चेक करेंगे कि जो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जो रिक्वायर्ड है। इसको क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा दोबारा क्रॉस चेक कर लूँ फिर आगे लेके चलता हूँ आपको। अच्छा जी, अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ये हम इन दोनों की मदद से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ नो डैमेज, कि किसी किस्म का उसमें डैमेज नहीं हुआ, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S कॉम्प्लीमेंट से, कि ना तो उसमें कलर डैमेज है और ना ही स्टिचिंग डैमेज है। इसके लिए 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से और आपके पास 0.72 आ जाता है। और अगर आप मज़ीद आगे चलें तो इसी क्वेश्चन का हम वही लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन लगाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर डैमेज निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नो डैमेज का था तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, यानी 1 माइनस 0.72 आएगा जो कि 0.28 आता है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको भी आप नोट करना चाहें कर लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 और फिर आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको भी बताता हूँ कि फाकिया को जो है वो एक डिजीज़ के अगेंस्ट टेस्ट किया गया, टेस्ट A और टेस्ट B, और प्रोबेबिलिटी जो टेस्ट A के से आने की है वो है 0.9 और पॉजिटिव टेस्ट B आने की प्रोबेबिलिटी है 0.7।
इसमें हमने चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाकिहा फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव विद बोथ ब्लड टेस्ट ए एंड बी व्हेन टेस्ट आर इंडिपेंडेंट। तो इसमें जो फ़र्क है वो है बोथ का, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाया था उसमें एस लो का एक मैंने पार्ट बना दिया था जिसमें बोथ वाला रूल लग रहा था। बोथ को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कि दोनों टेस्ट में ए में और बी में दोनों में उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। और जब आप एंड को ट्रांसलेट करते हैं तो इंटरसेक्शन बनती है। इंटरसेक्शन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ये तो था हमारा थिंकिंग प्रोसेस। और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो हमें चीज़ें दी हुई हैं उनकी मदद से इसे सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था अपने ख्याल से और ये मिस हो गया, तो ये ज़रा देख लेते हैं। फाकिहा जो है उसको डिज़ीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है, टेस्ट ए और टेस्ट बी है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आप देखते हैं तो ये हम लोगों ने सारी लिख ली थी। यहाँ पर पहले की तरह लेट करेंगे प्रोबेबिलिटी के पॉजिटिव टेस्ट ए आएगा, पी ऑफ ए है और ये 0.9 आएगी। फिर प्रोबेबिलिटी के टेस्ट पॉजिटिव आएगा बी वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ बी जो कि 0.7 है। हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो ये है कि दोनों टेस्ट पे ए और बी दोनों पे जो है वो पॉजिटिव आए और ये गिवन है कि इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव विद बोथ ए एंड बी लिख दिया और पी ऑफ ए एंड बी निकालने के लिए आपने एंड को ट्रांसलेट किया इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई में इसमें वैल्यूज पुट की, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसी तरह जो है वो हम अगला क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस तरह आपकी ये 12.4 भी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल और रिव्यू के लिए मैं बताता चलूँ कि वो एक पूरी सीरीज़ अलग से आएगी और एक दफ़ा ये कोर्स हम टच कर लें सारा, फिर हम एग्जाम्पल और रिव्यू की अलग सीरीज़ डालेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे नोट करना है तो कर सकते हैं आप। ये लीजिए आपके कोको बेक्स है जो कि फेस्टिव केक्स बनाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट 2 चेक करता है, 2 चेक्स अप्लाई करता है उस पर ए एंड बी एक आइटम के ऊपर, और हमें कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी प्रोडक्ट होगी वो दोनों क्वालिटी टेस्ट को फुलफिल करेगी या दोनों क्वालिटी टेस्ट जो है वो उस पर ठीक होंगे। और इसके लिए जो गिवन है चीज़ वो है कि वो टेस्ट ए पास करेगा 0.9 प्रोबेबिलिटी है और अगर टेस्ट बी पास करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 दी हुई है। ये भी बताया कि टेस्ट इंडिपेंडेंट है। जो रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी वो है बोथ की। तो हमने पहले की तरह लेट करना है, लेट प्रोबेबिलिटी of cake passing test A is P of A और यहाँ पर उसकी वैल्यू दी हुई है 0.9, तो ये 0.9 आ जाएगा। और दूसरी जो चीज़ दी हुई है वो देख लेते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ केक पासिंग टेस्ट बी इज पी ऑफ बी और उसकी वैल्यू दी हुई है 0.8। और हमने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ केक पासिंग both tests, that is A and B is P of A and B। और अब हम इसको वैल्यूएट कर लेते हैं। P of A आएगा, P of A and B
इसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से आ जाएगा पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी, क्योंकि जो टेस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट है। पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.9 और पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.8। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0.72 आता है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको भी नोट करना है तो कर लें, और आगे भी कोशिश करूँगा वीडियोस में इस तरह इसी पैटर्न पर हम करें कि क्वेश्चन साथ लिखा हुआ और सामने उसका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।